दोस्तों आज हम अदानी विल्मा लिमिटेड और अदानी पावर को डिस्कस करने वाले, साथ में पूरे अदानी ग्रुप को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि लगातार बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं अदानी ग्रुप के ऊपर भी और साथ में सरकार के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। अब गुजरात गवर्नमेंट के ऊपर भी बड़ा एलिगेशन लगाया कि उन्होंने अदानी ग्रुप को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया है, यानी जो उन्होंने बिजली खरीदी है वो काफ़ी महंगी खरीदी है अदानी ग्रुप से। तो क्या जवाब है सरकार की तरफ से, उसको जानने की कोशिश करेंगे। साथ में देखें तो फिच रेटिंग ने भी यहाँ पे अदानी ग्रुप के लिए बहुत बड़ी चिंता जाहिर की है दो कंपनियों को लेकर। दूसरी तरफ जो इल्ज़ाम लगाया गया था, एक तरह से जो दिकेन की जो रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि अदानी ग्रुप ने कोई कर्ज चुकाया नहीं बल्कि सिर्फ बातें की है, क्योंकि एक्सचेंज की जो जानकारी उसके साथ में मेल नहीं खा रही है, तो इसका भी क्लेरिफिकेशन दिया है अदानी ग्रुप ने। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको एक एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन की गिरावट के साथ में आज फिर से तेजी का माहौल बना। आज अदानी विल्मार और अदानी पावर दोनों में हमने तेजी देखी है। अगर हम अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो आज 386 पर फिर से स्टॉक आया 5% के अपर सर्किट के साथ में, तो काफ़ी अच्छा रहा माहौल। अब अदानी विल्मार की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी दिया Q3 का। अब Q4 आने वाला है, क्या इस बार भी रिजल्ट अच्छा रहेगा? रिजल्ट अच्छा रहेगा तो फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है। अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो दिसंबर 2021 में 14,379 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 15,438 करोड़ तक पहुंच गया, यानी रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ा। सितंबर के मुकाबले देखें या फिर क्वार्टर ईयर एंड बेसिस पे देखें तो आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर प्रॉफिट की बात करें दिसंबर 2021 में 211 करोड़ के आसपास था, सितंबर में गिर के 48.76 करोड़ के आसपास आ गया, यानी ज़बरदस्त गिरावट हुई थी प्रॉफिट में Q2 के अंदर। लेकिन Q3 में कंपनी ने दिया बाउंस बैक और दिसंबर में 246 करोड़ रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ, पिछले साल भर में सबसे शानदार प्रॉफिट बताया। तो ये देख सकते हो कि रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा और रिजल्ट ऐसा ही आगे रहेगा तो फिर तेजी का माहौल बन सकता है। अदानी पावर की बात करें तो स्टॉक 182 पर क्लोजिंग दिए, 5% का यहाँ पर भी लगभग अपर सर्किट लगते हुए आपको दिखाई देगा, यानी तेजी फिर से बननी शुरू हो गई है। अब इसके बीच में यहाँ पे देख सकते हो कि सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। गुजरात सरकार से कहा जा रहा है कि गुजरात सरकार ने करीब 16,900 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पे अमाउंट चुकाई है, जो बिजली उन्होंने खरीदी है अदानी ग्रुप और टाटा को, जो इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने खरीदी है। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने करीब 8,160 करोड़ रुपये जो है अदानी पावर मुंद्रा को चुका है और 8,784 करोड़ रुपये जो है जो कोस्टल गुजरात पावर कंपनी लिमिटेड को चुका है, जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, सब्सिडरीज कंपनी है। तो ये रकम चुकाई गई है और इसमें जो कहा गया है कि ये जो अमाउंट है ये काफ़ी ज़्यादा है, यानी जो पर यूनिट जो पे किया गया वो काफ़ी ज़्यादा किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कांग्रेस एमएलए की तरफ से यहाँ पे विधानसभा में इसका सवाल पूछा गया था और इसकी तरफ से सरकार की तरफ से इसका जवाब दिया गया है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी के जो यहाँ पे सप्लाई की गई है उसके जो चार्ज किया गया जो डाटा है उसमें कहा जा रहा है कि 2.83 पर यूनिट के हिसाब से चार्ज किया गया था जनवरी 2021 में, और दिसंबर 2022 की बात करिए बढ़ के 8.83 पर यूनिट तक हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 साल में जो यूनिट का प्राइस है वो कई गुना बढ़ा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो टाटा पावर को सप्लाई चार्ज किया गया है वो 1.80 था दिसंबर 2021 के अंदर, जो 2022 में बढ़ के 4.92 पर यूनिट तक हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अदानी ग्रुप को जो पे किया गया पैसा वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे देखते हो कि गुजरात सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया है कि 2018 के बाद में लगातार है जो कोल की डिमांड बढ़ रही थी और उसके हिसाब से इन्होंने कंपनियों ने जो कोल है इंपोर्टेड कोल यूज़ किया और जिसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी। इसकी वजह से उनके पावर जनरेशन कॉस्ट बढ़ी है और इस वजह से उनके साथ में जो नया एग्रीमेंट बनाया गया उस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे उनको चार्ज बढ़ा के दिया गया पर यूनिट। अब सवाल ये उठता है कि अगर प्राइस नहीं बढ़ा के देते तो उनकी जो पावर जनरेशन जो कंपनी का जो प्लांट है वो उनको बंद करना पड़ता, क्योंकि वो खर्च उनको परवड़ेगा नहीं। तो ऐसे में ये कहने का मतलब है कि जिस तरह से कंपनी का खर्च बढ़ा उसके हिसाब से इस पर यूनिट को प्राइस को बढ़ाया गया है। तो सरकार की तरफ से कहा गया कि जो फ्यूल कॉस्ट बढ़ी है उसके हिसाब से ही वो अदानी ग्रुप को पे किया है, एक्स्ट्रा उनको कोई भी पे नहीं किया गया पैसा, यानी अदानी ग्रुप को कोई बेनिफिट अलग से नहीं दिया गया, बल्कि बिजली महंगी होने की वजह से ही बिजली हमें महंगी खरीदनी पड़ी है। अब यहाँ पे अदानी पावर को अच्छी एक राहत मिल चुकी है कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था, कस्टम विभाग की तरफ से ये मामला लगाया गया था कि यहाँ पे अदानी ग्रुप ने जो उनके लिए जो इक्विपमेंट खरीदे थे बाहर से, वो इक्विपमेंट उन्होंने जो उसकी प्राइस है वो बढ़ा चढ़ा के बताई थी।
लेकिन जब यहाँ पे पूरा मामले की जांच हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि ये पे जो उन्होंने जो प्राइस बताई थी वो एक्चुअल में ज़्यादा नहीं थी बल्कि कम थी, तो बिल्कुल फेयर वैल्यू पे ही उन्होंने प्राइस को बताया और इस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामले पूरी तरह से देखे तो खारिज हो गया। अपील जो लगाई गई थी कस्टम विभाग की तरफ से उस अपील को खारिज किया और यहाँ पे बड़ी राहत दी है। यहाँ पे देख सकते हो अदानी फर्मों की जो कंपनी अदानी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड और अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड, ये दो कंपनियों को यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें राहत मिली है। तो अदानी पावर को काफ़ी बड़ी राहत दी गई है। एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिच रेटिंग ने दो अदानी ग्रुप की कंपनियों के ऊपर बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त की है। उनके हिसाब से आने वाले समय में इन दो कंपनियों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अदानी ग्रुप की दो कंपनियों को कर्ज को लेकर फिच रेटिंग ने चिंता जताई है और फिच रेटिंग ने अदानी ट्रांसमिशन और अदानी पोर्ट्स के कर्ज पर बहुत ज़्यादा रिस्क बताया है। उनका कहना है कि सही तरीके से इस पूरे के पूरे फाइनेंशियल मैटर को हैंडल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जो कर्ज है वो बहुत ज़्यादा रिस्क में आ गया है और इसलिए इन्होंने जो रेटिंग है उसको BBB- की रेटिंग दी है। और फिलहाल देखें तो फिच रेटिंग ने कहा है कि इस समय अदानी ग्रुप के शेयर पे कोई खास असर नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि फिच रेटिंग का कहना है कि इस समय जो दो कंपनियों का जो कर्ज है वो बहुत ज़्यादा रिस्क में आया हुआ है। तो इस हिसाब से देखें तो ये फिच की तरफ से जो कहा गया उसके बाद में थोड़ा सा माहौल यहाँ पे आपको डाउन दिखाई देगा, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो शेयरों के अंदर हमने तेज़ी देखी है। फिच की तरफ से कहा गया है कि स्पॉन्सर लेवल पर गवर्नेंस कमजोरी की स्थिति है और जिसके चलते अदानी ट्रांसमिशन और अदानी पोर्ट्स का जो एक्सपोजर है बहुत ज़्यादा रिस्क भरा है। हालांकि फिच का कहना है कि 2022 के दिसंबर तक उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से अदानी ग्रुप की रेटेड भारतीय कंपनियों का अधिकतर कर्ज विदेशों से लिया हुआ है और ये सिक्योर्ड है। तो मतलब जो यहाँ पे उस कर्ज की वजह से इंडिया में रिस्क की संभावना बहुत कम है। फिच ने यह भी कहा कि क्रेडिट क्वालिटी में बेहतर तरीके से अगर फैक्टर्स में कोई सुधार होता है तो फिर रेटिंग में कोई फिलहाल दिक्कत नहीं है और आने वाले समय में हो सकता है कि अदानी ग्रुप इसको संभाल ले मैटर को। अब यहाँ पे जैसे कि दी कैन की तरफ से एक बड़ा इल्जाम लगाया गया था अदानी ग्रुप के ऊपर कि अदानी ग्रुप ने जो $2.5 अरब का जो लोन चुका है वो एक्चुअल में नहीं चुकाया और इसी वजह से क्योंकि गिरवी शेयरों को बैंकों ने रिलीज भी नहीं किया है। तो इसके ऊपर अब यहाँ पे जवाब आ चुका है अदानी ग्रुप की तरफ से। उनके CFO जसकिंदर सिंह ने यहाँ पे जवाब दिया। CFO की तरफ से कहा गया कि ये जो रिपोर्ट पेश की गई है पूरी तरह से भ्रामक है और ये जानबूझकर रिपोर्ट पेश की गई है और जो हमने कहा है कि जो हमने जो कर्ज है वो बिल्कुल $2.15 अरब का जो चुकाया है और उसके बदले जो गिरवी शेयर थे उनको छुड़ा लिया है। CFO का कहना है कि ये जो डिटेल जानकारी है ये एक्सचेंज में आने वाले तिमाही के समय मिलेगी। फिलहाल जो आंकड़े हैं वो पुराने हैं, उसमें इस बात से मेल नहीं खाते और ये रिपोर्ट में कहा गया है कि जो एक्सचेंज के पास आंकड़े हैं और जो कंपनी की तरफ से कहा गया है कि हमने $2.5 अरब का कर्ज चुका के अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाए, दोनों मेल नहीं खाते। तो वो सवाल सही है कि यहाँ पे मेल कैसे खाएगा जब ऑलरेडी जब आने वाले समय में ये आंकड़े अपडेट हो गए तो ये सारी जानकारी सामने आएगी और ये उनको पता है कि एक्सचेंज में जानकारी बहुत समय के बाद आएगी और उसके पहले ही उन्होंने इस तरह से इल्जाम लगा दिया। तो जानबूझकर किया गया ये सारा मामला है और देख सकते हो कि NSE ने भी इसके ऊपर अदानी ग्रुप की तरफ से जवाब मांगा था और यहाँ पे अदानी ग्रुप ने जवाब दे दिया है कि आने वाले समय में एक्सचेंज को पूरी जानकारी दे दी जाएगी। उन्होंने $2.15 अरब का लोन भी चुकाया है और उसके बदले में गिरवी शेयरों को छुड़ाया भी है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। EPFO का पैसा जो अदानी ग्रुप में लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा निवेश है और इसकी जानकारी भी निकल कर आई है। अब इसी को लेकर अगर आप देखें तो INTUC के नेशनल सेक्रेटरी जनक प्रसाद की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि देश के लाखों लोगों का जो पैसा है वो अदानी ग्रुप के इन शेयरों में लगाया गया EPFO के माध्यम से। ये आने वाले समय में एक विनाशकारी परिणाम दे सकते हैं और उन्होंने कहा है कि EPFO उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिनका नैतिक आचरण और वित्तीय स्थिरता का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा हो। यानी ऐसी कंपनियों में ही निवेश करना चाहिए जिनके बारे में हमें हो पता हो कि ये कंपनी की जो फाइनेंशियल सेहत काफ़ी अच्छी है। एक रिपोर्ट के आधार पर जिनके अंदर इतनी बड़ी गिरावट हो सकती है, इतना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे में EPFO का पैसा नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये उन लोगों की लाखों लोगों की गाढ़ी कमाई है जो आने वाले समय उनके काम आएगी। उनके ज़िंदगी के अंतिम समय में यानी जब वो पेंशन के हकदार बनते तब उनके वो पैसे कमाते हैं और अगर इसमें ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी तो उनको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने बहुत सारा लोन बांटा, लेकिन बाद में क्लियर हुआ कि वो लोन उतना ज़्यादा नहीं है और वो जो भी है वो सेफ है। LIC की तरफ से भी इल्ज़ाम लगाए गए थे, लेकिन LIC ने क्लियर किया कि उन्होंने निवेश काफ़ी कम किया। उनका जो भी टोटल स्टॉक मार्केट में निवेश है उसमें 1% से भी कम है और उसमें भी उनको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। अब EFO की तरफ से भी कहा गया, जबकि EPFO एक्सचेंज के अंदर जो इंडेक्स बेस है उसी में निवेश करते हैं, उस हिसाब से जो इंडेक्स के अंदर जो शेयर है अदानी ग्रुप के उसमें निवेश किया गया है, तो बिल्कुल उसी हिसाब से किया गया है। लेकिन यहाँ पे जब प्रॉब्लम आती है तो सबके सवाल उठते ही है, तो बिल्कुल ये सवाल भी आ रहे हैं और आने वाले समय इसका निवारण भी हो जाएगा। हमें थोड़ा वेट जरूर करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।